नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो दोस्तों, इस सीरीज का ये मेरा छठा लेक्चर है। इस सीरीज के 5 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, शासन प्रणाली से जो पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी हम इसे कह सकते हैं। भारतीय राज व्यवस्था की मूल अवधारणाएं, तो बहुत सारे जो है नए नए हमें टर्मिनोलॉजी इसमें देखने को मिलेगी और उसे ही हमें एक क्रम से समझना है। तो चलिए अब अधिक देर ना लगाते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। इसी तरह से एक के बाद एक आपको प्रश्न दिखते जाएंगे। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये IAS प्री 2021 का प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। कुल 4 कथन है और कौन सा कथन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ये प्रश्न है। हम सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा एक पन्ने का मटेरियल है, ठीक है, पढ़ने में बहुत समय जाएगा। तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। देखिए, राज्य की के लिए कुल 4 तत्व आवश्यक माने गए। एक तो एक भौगोलिक एरिया होना चाहिए, तो एक भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा कहा गया कि एक जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा कहा गया कि वहां एक सरकार होनी चाहिए और चौथा ये कहा गया कि वो सरकार संप्रभु सरकार होनी चाहिए। अगर ये चारों है तो फिर हम किसी भी एंटिटी को राज्य कहेंगे। तो हम कहेंगे कि ये राज्य है। तो क्या क्या है? एक निश्चित भूभाग है, तो एक जियोग्राफिकल एरिया है। क्या है? जनसंख्या है, तो एक पॉपुलेशन है। एक सरकार है, यानी एक गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है, गवर्नेंस है। और वो जो गवर्नमेंट है वो क्या है? संप्रभु है, सोवरेन है। तो अगर ये चारों हमें कहीं दिखेगा तब हम कहेंगे कि ये राज्य है। अगर ये चारों नहीं, चारों में से कोई भी एक तत्व की कमी हुई तो फिर वो जो है राज्य नहीं है। जैसे 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था। यहां एक निश्चित भूभाग था, निश्चित था। यहां एक जनसंख्या थी, बिल्कुल बहुत बड़ी जनसंख्या थी। लेकिन यहां सरकार थी तो सरकार भी थी, लेकिन वो सरकार क्या थी? संप्रभु नहीं थी। गवर्नर जनरल संप्रभु शासक नहीं था। आज का भारत क्या है? एक राज्य है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों आवश्यक तत्व हैं, ये चारों होने चाहिए। तो व्यक्तियों का एक समुदाय, ठीक है, तो एक जनसंख्या की बात हो रही है जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, ठीक है, तो सोवरेंटी की बात हो रही है। एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, और वो संगठित सरकार क्या है? बिना किसी बाह्य नियंत्रण के चलती है। तो हम कहेंगे कि ए यही हमारा उत्तर होगा। तो पहले का 1, तो ये मोंटेविडियो में एक सम्मेलन हुआ, वहां ये 4 तत्व उभर कर के आए। एक 5वीं बात भी मैं आपको साथ ही में बता दूं कि वर्तमान विश्व में राज्यों के लिए इन 4 चीजों के अलावा एक मान्यता का भी विषय होता है। तो आप सुनते होंगे, इजराइल के पास तो सब है, तो सुनते होंगे कि इस देश ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के स्वीकार करने से इजराइल का अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, जैसे अमेरिका न स्वीकार करे, जैसे रसिया न स्वीकार करे, जैसे चाइना न स्वीकार करे, तो दिक्कत होती है। तो ये 4 तत्व तो हैं ही। एक ये है कि अन्य जो बड़ी शक्तियां हैं उनकी भी स्वीकृति हो कि नहीं, आप एक स्टेट है, आप एक राज्य हैं, ठीक है। चलिए, पहला हो गया।
दूसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कोई नहीं है, ये चारों तत्व समान रूप से अनिवार्य हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, तो यहां के ऑप्शन है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता। तो इसमें से तो ध्वज तो एक राज्य के लिए चाहिए ही, एक राजधानी उसकी होगी, एक शासनाध्यक्ष तो होगा ही, तो इन सब में हम देखें तो संप्रभुता हमें दिखता है। ठीक है, जो अनिवार्य 4 आवश्यक तत्व हैं उसमें से संप्रभुता है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। अब इसमें से सही उत्तर चुनना है, तो भारत की संप्रभुता, भारत की सोवरेंटी से प्रश्न जुड़ा है, तो कहा जा रहा है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो ये तो सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। अब ये बड़ा आरोप लगाया जाता है कि भारत संप्रभु है लेकिन राष्ट्रमंडल का क्यों सदस्य है? राष्ट्रमंडल क्या है? तो जो ब्रिटिश उपनिवेश रहे, जो राज्य जो अब वर्तमान में स्वतंत्र है, उनका एक संगठन है। तो यह कहा गया कि क्यों भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और अगर भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो वो संप्रभु कैसे है? तो ये आलोचना की गई, लेकिन इस आलोचना में कोई दम नहीं है, क्योंकि भारत ठीक है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन उसमें सभी स्वतंत्र देशों का वो संगठन है, पहली विषय। और दूसरा कि ये स्वेच्छा से चुना गया है, भारत जब चाहेगा राष्ट्रमंडल की सदस्यता से बाहर निकल जाएगा, और भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली भी तो अपनी मर्जी से ली, किसी के दबाव में मर्जी उसने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं ली। इसी तरह से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनमें बहुत सारे देश उसके सदस्य हैं, तो जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता आप लेते हैं उसके नियमों, उसके कानूनों को आपको मानना होता है। तो इसे हम नहीं कह सकते कि ये आपके सॉवरेंटी को कम करता है, ये आपके संप्रभुता पर लगाम लगाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये असल में गलत है। तो सही पूछा जा रहा है, तो इसमें से सही केवल एक है, ए हम कहेंगे कि हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो भारतीय संविधान में जिस शासन प्रणाली को अपनाया गया है उसे हम कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली। तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, और ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम का जन्म ही ब्रिटेन में हुआ, वेस्टमिनिस्टर कहते हैं। तो भारत ने, जब भारत आजाद हुआ तो यह हुआ कि हमें कौन सी प्रणाली अपनानी चाहिए? एक तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली थी, जिसे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि अमेरिका में है, उसे हमें करना चाहिए, या हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जो कि भारत में चल भी रहा था और ब्रिटेन में उसका जन्म हुआ था, तो भारत में उसी तरह से। तो कहा गया कि जो परंपरा चल रही है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व तो मिलता है। ठीक है, आइए एक बार पूरी तरह से समझ ले। तो यहां पर एक शानदार चार्ट आपको दिख रहा है, जिसमें संसदीय प्रणाली, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, और शासन प्रणाली ये क्या है? तो ये कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंध के आधार पर हमें दुनिया में 2 प्रणाली देखने को मिलती है। एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसे राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, वो जिसका जन्म अमेरिका में हुआ। दूसरा संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, उत्तरदायी शासन प्रणाली, इन सब नामों से जाना जाता है संसदीय शासन प्रणाली को। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है यही हम समझेंगे। आइए एक एक करके क्रम से हम समझें, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधायिका और कार्यपालिका का आपस में जुड़ाव होता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? विधायिका और कार्यपालिका का आपस में जुड़ाव होता है। कोई भी कार्यपालिका में मंत्री नहीं बन सकता या कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता अगर उसने विधायिका
की सदस्यता न ले ली हो। भारत के सेंस में हम कह रहे हैं, भारत में अगर आप केंद्र की बात करें, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य नहीं है तो आप मंत्री नहीं बन सकते। हालांकि प्रावधान यह है कि आप मंत्री बन जाएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी होगी। तो विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। कहां? संसदीय शासन प्रणाली में। ठीक है, हमने ब्रिटेन और अमेरिका का उदाहरण लिया है, इसी में भारत को भी समझते हुए चलेंगे। तो विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है। और भारत का जो राष्ट्रपति है, तो भारत में संसद कैसे बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा है, और वही राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का प्रधान है। भारत में सारे आदेश किसके नाम से दिए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और वो विधायिका का हिस्सा है। ठीक है, तो आपस में समन्वय होता है। यहां क्या है? कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या है कि कार्यपालिका अलग है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है, हालांकि सीनेट की अनुमति उसको चाहिए होती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो मंत्री बनेगा वो विधायिका का हिस्सा नहीं होगा। मतलब अमेरिका में विधायिका जो है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस अलग है, और जो है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है जिसको लीड करता है राष्ट्रपति अमेरिका का, वो अलग है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस का सदस्य है, कांग्रेस के 2 हाउस हैं, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो इन दोनों के सदस्य जो है अमेरिका में मंत्री नहीं बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने विवेक से बाहरी लोगों को मंत्री बनाता है। ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, और इनको जो है किसी बहुमत से मतलब नहीं है। जो प्रेसिडेंट बन गया उसको बहुमत से मतलब नहीं है। यहां क्या है? विधायिका में जिसके पास जो है पूर्ण बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। यहां क्या है? कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक जब तक उसे विधायिका में, सॉरी ये तीसरा पॉइंट हो गया, हम दूसरे पॉइंट को। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में 2 तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक जिसे हम कहते हैं नाम मात्र का कार्यकारी, 2 हमको एग्जीक्यूटिव बॉडी दिखती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 एग्जीक्यूटिव बॉडी दिखती है। एक जिसे हम कहते हैं नाम मात्र का कार्यकारी, यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और एक हमें दिखता है वास्तविक कार्यकारी, यानी रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो भारत में क्या है? भारत में सारे निर्णय, चाहे ब्रिटेन में सारे निर्णय किसके नाम से होते हैं? भारत में भारत के राष्ट्रपति, और ब्रिटेन में ब्रिटेन के क्राउन के नाम से। लेकिन वो सारे निर्णय लेता कौन है? तो ब्रिटेन और भारत दोनों में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लेती है। तो भारत में जो भी आदेश, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन उसको लेने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या हुआ? भारत का राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और भारत का प्रधानमंत्री क्या है? भारत का प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव है। लेकिन अमेरिका में क्या है? एक ही व्यक्ति, हेड ऑफ द स्टेट, ही वास्तविक कार्यकारी है। अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति के नाम से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, सारे आदेश दिए जाते हैं, और वो सारे निर्णय, वो सारे आदेश कौन देता है? अमेरिका का राष्ट्रपति ही देता है। तो एक विद्वान ने कहा, बहुत अच्छे से आपको इसकी बात समझ में आ जाएगी, ब्रिटेन के लिए कहा, वही ब्रिटेन वाली सिस्टम भारत में है, भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में क्राउन। उसने कहा कि ब्रिटेन के राजा के पास अपना एक प्रधानमंत्री है जो सारा काम खुद की मर्जी से करता है। ब्रिटेन के राजा के पास अपना एक प्रधानमंत्री है जो सारा काम खुद की मर्जी से करता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति खुद का प्रधानमंत्री भी है। तो अमेरिका का जो शासक है वो स्वयं का प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, तो अमेरिका में यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। लेकिन भारत में क्या है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? भारत के राष्ट्रपति, और वही क्या है? वही नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है, लेकिन वास्तविक एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक माना जाता है
कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक माना जाता है जब तक उसे विधायिका में बहुमत है। तो भारत में क्या है, कोई भी सरकार तब तक सरकार है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं तो सरकार का काम खत्म। यहां क्या है, कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। तो यहां क्या है, यहां स्थायित्व है। 4 साल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति आ गया तो वो 4 साल बैठेगा। यहां 5 साल के लिए सरकार तो बनती है, लेकिन जैसे ही बहुमत कम हुआ लोकसभा में वैसे ही सरकार गिर जाती है। और बहुत लोगों की सरकारें गिरी, अटल जी की गिरी, चंद्रशेखर की गिरी, हमने देखा 13 दिन 13 महीने ऐसे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। इसको क्या हम कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि यह अस्थायित्व वाली व्यवस्था है, उत्तरदायित्व इसमें नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय, यहां हमने देखा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो इसे हमने क्या कहा, यह उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। और यहां क्या है, उत्तरदायित्व का अभाव है। उदाहरण में ब्रिटेन भारत को रख सकते हैं, और ये उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, वहीं से अध्यक्षीय प्रणाली निकली है। मुझे उम्मीद है कि इतने कम समय में बहुत जल्दी बताने में मैं कामयाब हो गया हूं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर, कार्यपालिका का विधायिका पर, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और यह नियंत्रण कैसे सुनिश्चित किया जाता है, तो यह नियंत्रण सुनिश्चित यह किया जाता है कि कोई भी कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसे विधायिका में बहुमत प्राप्त है। विधायिका का मतलब भारत में लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, डी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में लोकसभा की बात हो रही है, उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यही तो मतलब है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार का। ठीक है, तो 6 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आर्टिकल 75 सब क्लास 3 में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि लोक सभा के प्रति मंत्रिपरिषद क्या होगी, उत्तरदायी होगी। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, तो निश्चित रूप से ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसे प्रधानमंत्रीय सरकार भी कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली कहते हैं। इसको कुल कई नामों से हम जानते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है। नहीं, वहां भी वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। वास्तविक एग्जीक्यूटिव इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री है और क्राउन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है तो दोनों जगह है। द्विसदनी विधायिका लेजिस्लेचर है तो बिल्कुल वहां भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो द्विसदनी विधायिका है। तो बचा क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। तो यही भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भिन्नता है कि भारत में अमेरिका की तरह न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है, किंतु ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और यहां पर संसद की सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है। तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो जितने भी अलिखित संविधान वाले देशों को आप देखेंगे तो उसमें संसद की सर्वोच्चता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां कोई एक पुस्तक नहीं है जिसे वो सर्वोच्च घोषित कर सके। क्योंकि अलिखित संविधान वाले देशों में क्या होता है, तो बहुत सारे कानून होते हैं जो अलग अलग किताबों में लिखे होते हैं, परंपराएं होती हैं, रिवाज होते हैं, मान्यताएं होती हैं, ये सब मिलकर के संविधान का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में कोई एक बुक नहीं है जिसे वो सर्वोच्च घोषित कर दे। जैसे भारत में संविधान है, हम कहते हैं संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में इस तरह का कोई विषय नहीं है। तो ब्रिटेन में कौन
सर्वोच्च है? तो ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। और जिसके बारे में टालमी लिखता है कि ब्रिटिश संसद एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवा सब कुछ कर सकती है। और टालमी ने जब कहा तब पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष नहीं बनते थे। आज के टेक्नोलॉजी में तो यह भी संभव हो गया। तो टालमी के कहने का मतलब यह था कि बिल्कुल असंभव कार्य को छोड़ के सारा काम ब्रिटिश संसद कर सकती है। तो इतना मजबूत है। तो न्यायिक समीक्षा जैसा कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में नहीं है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, बिल्कुल, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो हमने क्या भिन्नता रखी? और ये बिल्कुल देखिए नया प्रश्न है, आईएएस 2021 का प्रश्न है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, बिल्कुल है। मूल ढांचा सिद्धांत आ गया। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि विधायिका द्वारा पारित किसी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई आदेश वो संविधान से सुसंगत है कि नहीं, वो संविधान के प्रावधानों के तहत है कि नहीं, इसकी जांच हमेशा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और संविधान पीठ का यहां जिक्र हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जिसका आकार 5 बताया गया है कि जब 5 न्यायाधीश बैठेंगे तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे। तो सी हमारा उत्तर है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इन सब टर्म को है नहीं है इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फंस जाता है व्यक्ति इसी में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो संसदात्मक सरकार, बिल्कुल। स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार भारत में नहीं है। यह कहां पे है? तो यह अमेरिका में है। अगला, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो फिर से नहीं है यह पूछा जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो बिल्कुल भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संसदीय पद्धति की सरकार, यहां बिल्कुल संसदीय पद्धति की सरकार है। यहां संघीय नीति है, बिल्कुल। तो यह राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है, वही अध्यक्षीय प्रणाली की बात हो रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो भारत राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार भारत में नहीं चलती है। तो यह डी हमारा उत्तर होगा। अगला, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मैंने आपको बताया संसदीय शासन प्रणाली का एक प्रसिद्ध नाम उत्तरदायी शासन प्रणाली भी है। उत्तरदायी शासन प्रणाली। और उत्तरदायित्व का क्या मतलब है कि जो मंत्री परिषद है, जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। और उत्तरदायी का मतलब यह है कि जब तक कार्यपालिका को का बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं है विधायिका में, तब तक उस कार्यपालिका का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये डी हमारा उत्तर है। मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्या लाभ है? आईएएस प्री 2017। एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, ज्यादातर प्रश्न इसमें यूपीएससी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? नहीं, उनमें समन्वय है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, ऐसा नहीं है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो देखिए उसी प्रश्न को कैसे थोड़ा सा स्टाइल बदल करके पूछा गया है। तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यही है। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आइए देख लें संसदीय शासन प्रणाली के गुण क्या हैं और उसके दोष क्या हैं, बहुत जल्दी से। तो ये क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है।
इसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका में क्या है, समन्वय है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हैं जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में तो अगर डेमोक्रेट्स का राष्ट्रपति हो गया और वहां कांग्रेस में रिपब्लिकन का बहुमत हो गया तो फिर राष्ट्रपति को बड़ी दिक्कत होती है कोई भी विधेयक पास कराने में। तो वहां क्या है, टकराव है, और इसीलिए वहां क्या ढांचा अपनाया गया है, संतुलन और नियंत्रण का। लेकिन भारत में समन्वय का ढांचा अपनाया गया है। ठीक है, क्या दोष है, ये दोनों तो लाभ था। पहला दोष, शासन में अस्थायित्व। कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक जब तक उसे विधायिका में बहुमत प्राप्त है तो शासन अस्थायित्व रहता है। मतलब 13 दिन अटल जी की सरकार चली, 13 महीने चली। तो इस तरह का पता चला कि प्रधानमंत्री बने और कभी लोकसभा में राज्यसभा में जा ही नहीं पाए और प्रधानमंत्री नहीं रहे, इस तरह की स्थिति हो जाती है। इस तरह की प्रणाली में वहां क्या है, एक बार राष्ट्रपति चुन करके आ गया तो 4 साल रहेगा भैया। अब या तो उसकी मृत्यु हो जाए, एक प्रावधान है महाभियोग का अमेरिका में, लेकिन महाभियोग का प्रावधान अमेरिका में दुर्लभतम है, कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग से नहीं हटाया गया वहां। तो मंत्रिपरिषद का दोहरा उत्तरदायित्व है, क्या क्या, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक तो कार्यपालिका के सदस्य के रूप में और दूसरा विधायिका के सदस्य के रूप में। तो जो मंत्रिपरिषद है उसका दोहरा दायित्व है। अब प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं से एग्जाम्पल लीजिए। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, सरकार चलाना पूरे देश की। अब वही प्राइम मिनिस्टर बनारस से सांसद भी हैं, तो अब बनारस से सांसद हैं तो वहीं से उनको वोट मांगना है उन्हीं लोगों से। तो अब बनारस के लोगों से मिलना उनका अलग है। ये तो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे है तो उस तरह का कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई मंत्री है तो वो कहीं का सांसद है तो उसको जाके अब क्षेत्र में अपने जनता के लिए भी काम सुनना है। वो बताएगा कि भाई ये स्ट्रीट लाइट यहां नहीं लगी, ये चापाकल यहां नहीं लगा, यहां पानी नहीं आ रहा है, यहां नाली खड़िंजा खराब है, सांसद जी थोड़ा देख लीजिए। और वही सांसद जी क्या है, केंद्र में मंत्री भी है। तो दोहरा उत्तरदायित्व हो जा रहा है और योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में आपको मंत्री कहां से चुनने हैं, तो आपको राज्यसभा और लोकसभा से चुनने हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जिसको चाहिए उसको मंत्री बना दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये गुण और दोष हो गया। अगला, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नहीं रहेंगे तो 6 महीने के अंदर होना पड़ेगा। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है? नहीं, राज्य का अध्यक्ष अलग है। राज्य का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है, हेड ऑफ स्टेट भारत का राष्ट्रपति है। लेकिन सरकार का प्रमुख कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री है, वही रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो ऐसे में ये 3 गलत है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 हमें ए में दिख रहा है, तो 14 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संसदीय व्यवस्था के विषय में अब देख रहे हैं संसदीय शासन व्यवस्था से कितने प्रश्न। अब जो चार्ट मैंने आपको दिया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, उसको 2 बार पढ़ लेंगे तो इस तरह के प्रश्न आप टेकल कर लेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। चलिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं? नहीं, दोनों में समन्वय है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो इसमें से यही ई हमारा उत्तर होगा 15 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार, ठीक है, यह भी संसदीय शासन व्यवस्था की ही बात हो रही है। ठीक है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है। आईएएस का प्रश्न है तो वो तो आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में ही बनता है और उसके बाद जो है हिंदी में उसका ट्रांसलेशन होता है। ठीक है,
दूसरा, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। सरकार को जनता चुनती है, जनता से जो है विधायक सांसद चुने जाते हैं, वो आगे जाकर के वो सरकार का निर्माण करते हैं, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो यही सी हमारा उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। तो राष्ट्रपति प्रणाली में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति ही रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव दोनों है, वही हेड ऑफ स्टेट है, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो वो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, चलिए 17 का हमारा उत्तर है ए। अगले प्रश्न पे आ गए। तो कुल 4 स्टेटमेंट है। ये यूपी पीसीएस प्री 2009 और यूपी लोअर प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो कुल 4 का उल्लेख किया गया है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो निश्चित रूप से भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तो बिल्कुल इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो निश्चित रूप से सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। बी द पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? नहीं, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि भारत में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुल 3 सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहां पर क्या है, एकीकृत शासन प्रणाली नहीं है। तो ऐसे में 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। इसका मतलब 18 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, चलिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सब अलग अलग सरकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से 4 कथन। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, निश्चित रूप से है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तो निश्चित रूप से भारत एक सोवरेन नेशन है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। तो मान ही लिया जाए लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, तो भारत का समाज भी लोकतांत्रिक है निश्चित रूप से। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो देखिए डीपीएसपी में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, यह संविधान निर्माताओं की स्पष्ट रूप से इच्छा थी। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत अधिक जो है आर्थिक संसाधन लगते हैं, और वो भारत के पास उस समय नहीं थे। तो ये कहा गया कि हमारा स्वप्न है कि भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, लेकिन इसको हम तुरंत लागू नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे डीपीएसपी में रखते हैं। डीपीएसपी क्या है? एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार भजता है। तो कहा गया कि डीपीएसपी में डाल दीजिए। तो डीपीएसपी में हमें कई लोक कल्याणकारी राज्य में जो चीजें होती हैं वो दिखती हैं। जैसे जीविका का पर्याप्त साधन होना चाहिए, बीमारी है, निःशक्तता है, बेरोजगारी है, तो इसमें लोक सहायता मिलनी चाहिए, ये सब लिखा गया है। तो ये सब क्या है, उसी तरीके से। बाकी तो अब धीरे धीरे भारत आप देख रहे हैं वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। अनाज तक 75 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है कि भाई मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ले लीजिए और खाइए, कम से कम पेट भरिए। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी का राज्य का मतलब है जहां स्टेट ही नागरिकों का मां बाप बन जाए। जैसे किसी बच्चे का मां बाप होते हैं, उसी तरह से स्टेट उसी भूमिका में आ जाए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तो हम कहेंगे कि सभी के सभी सही हैं। तो 19 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, बिल्कुल ये विशेषता है। लोकतांत्रिक सरकार, ये भी विशेषता है। विधि का शासन, ये भी विशेषता है। सत्तावादी सरकार, ये भारतीय राज व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यहां सत्तावादी सरकार नहीं है। ठीक है, सत्तावादी सरकार नहीं, यहां लोकतांत्रिक सरकार है। अगला, केंद्र सरकार
और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। तो भारत में स्पष्ट रूप से शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है भारत में, ठीक है। और यह संवैधानिक विभाजन है, ये किसी के आदेश से नहीं हुआ है, ये संविधान में लिखा गया है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, निश्चित रूप से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल भारत का अपना एक संविधान है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश इसलिए नहीं है कि भारत का अपना एक संविधान है, संविधान तो राजतंत्र में भी हो सकता है, ठीक है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है, ये दोनों कथन और कारण अलग अलग सही है। तो हम कहेंगे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 22 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की बात हो रही है। जवाबदेही निश्चित रूप से, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी निश्चित रूप से, कानून का नियम बिल्कुल, विधि का शासन, लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। ये लाल फीताशाही एक व्यंग्यात्मक शब्द है, स्पेन से इसका प्रारंभ माना जाता है। आप लोगों ने भी बार बार सुना होगा। रेड टेपिज्म इंग्लिश में कहते हैं, लाल फीताशाही हिंदी में कहते हैं। तो लाल फीताशाही का मतलब है कि अत्यधिक नियम, अनावश्यक नियम। क्या आपको लग रहा है कि इस नियम की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता अनावश्यक नियम, अत्यधिक नियम और जिसके कारण विलंब होता है, इसे कहते हैं लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। ये स्पेन से निकला शब्द है। वहां पर फाइल पे जो है लाल फीता, ये कहा गया कि भाई कुछ जो जरूरी फाइलें हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई करनी है, उनको लाल फीता में बांध कर रखो ताकि पता चल जाए। वहां से ये निकला है, लेकिन इसका मूल रूप से ये प्रयोग होता है कि भाई अनावश्यक नियम आपने बना दिया है, अत्यधिक नियम बना दिया है, कोई आवश्यकता नहीं है उस नियम की और आप उसके माध्यम से विलंब कर रहे हैं। तो ये भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए हम कहते हैं कि ये लाल फीताशाही, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को विलंब कराना, देरी कराना, ठीक है। और भारत में ये लाल फीताशाही खूब चली है। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। क्या है वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना? नहीं। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना? तो निश्चित रूप से कल्याणकारी राज्य का मतलब है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। इसीलिए आप देखते हैं कोई भी योजना आती है तो उस पर एक कैपिंग होती है। तो ये नहीं कहा जाता है कि नहीं सबको अनाज मिलेगा, ठीक है, जिसको आवश्यकता है उसे अनाज मिलेगा। तो अधिक से अधिक कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, यही जो है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, ठीक है। अगला, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो निश्चित रूप से राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। तो देखिए भारत में भी कोरोना में लोक कल्याणकारी राज्य हो गया भारत। अनाज चाहिए मुफ्त में ले लो, कहे दवाई चाहिए दवाई भी ले लो, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें जो है उपलब्ध हो रही थी। अभी भी खाना सबको खिलाया ही जा रहा है, पेंशन दी ही जा रही है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, कई राज्यों में लाडली बिटिया पेंशन है, स्कूटी दी जा रही है, सब आप देख ही रहे हैं, ठीक है। बिटिया पढ़ने जाएगी तो पिताजी थोड़े स्कूटी खरीदेंगे, अब पिताजी तो के स्थान पे तो सरकार ही पिताजी बन गई है, तो वही स्कूटी खरीद करके दे रही है, ठीक है। और ये सब होता कैसे है? तो ये जो है टैक्स पेयर के टैक्स से होता है। और इसमें आप लोगों को ये करके बड़ा वो लगेगा, लेकिन इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसमैन है, वो सबसे अधिक पीसे जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की स्थिति हो गई कि बेटे से टैक्स के रूप में पैसा लेकर के उसी के माता या पिता को वृद्धा पेंशन दी जा रही है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य है,
समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता की बात की ही गई है, इसीलिए सबको वोट का अधिकार दे दिया गया। साम्यवादी राज्य नहीं है, तो ये डी हमारा उत्तर है, 26 का डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? नहीं है। अपना एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है? नहीं, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, यहां जनता से चुने हुए लोग शासन करते हैं, यह प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो निश्चित रूप से भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है ना भैया। जनता के लिए ही संविधान है, जनता के लिए ही शासन व्यवस्था है, जनता के लिए ही सरकार है। सरकार के लिए जनता नहीं है, संविधान के लिए जनता नहीं है, जनता के लिए संविधान है। ठीक है, तो 28 का उत्तर हमारा हो गया ए। अगले प्रश्न पे आ गए। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये भी हमने प्रारंभ में ही ठीक प्रकार से सब चीजों को समझ लिया था, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो संविधान कठोर भी हो सकता है, ठीक है, वो सब अलग है। एकल कार्यपालिका, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका यहां है। एकल कार्यपालिका का क्या मतलब है? तो यहां नॉमिनल और रियल ये दो एग्जीक्यूटिव नहीं है, जैसे ब्रिटेन में है, जैसे भारत में है। यहां एक ही एग्जीक्यूटिव है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, याद करिए, इस कोटेशन को याद कर लेंगे तो ये सब प्रश्न हो जाएंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति खुद का प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। आइए, अब इतनी बात कर लिए तो अध्यक्षीय प्रणाली के गुण और अध्यक्षीय प्रणाली के दोष, संसदीय प्रणाली के गुण दोष हम देख चुके हैं। तो अब अध्यक्षीय प्रणाली, मेरा यह प्रयास रहता है कि प्रश्नों के माध्यम से ही अधिक से अधिक जो है फैक्ट्स आपको करवा दूं, ताकि जो है आपका काम आसान रहे। तो देखिए, शासन में स्थायित्व तो होता है, मैंने कहा ना कि चुन के आ गया 4 साल के लिए तो 4 साल रहेगा। यहां संसदीय शासन व्यवस्था में यह नहीं होता है। मंत्रिमंडल के चयन में योग्यता और कुशलता को महत्व मिलता है, तो इसको कोई कांग्रेस से नहीं चुनना है, इसको अपने मर्जी से चुनना है बाहर से, तो योग्य लोगों को ले आएगा। तो जो रक्षा में अच्छा काम किया है उसको ये रक्षा मंत्री बना देगा। ठीक है, जो इकोनॉमी में बहुत अच्छा काम कर रहा है उसे ये फिनांस मिनिस्टर बना देगा। तो ऐसे कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा नहीं होती है, तो उसका पूरा ध्यान प्रशासनिक कार्यों पर रहता है। तो जो कार्यपालिका है, जो मंत्री जी हैं, जो अमेरिका का विदेश मंत्री है, वो कहीं का सांसद नहीं है, उसको जाके वोट नहीं मांगना है। यहां पर क्या है? यहां पर प्रधानमंत्री को भी जाकर के जनता से वोट मांगना है, यहां पर रक्षा मंत्री को भी जनता से जाकर के वोट मांगना है, गृह मंत्री को भी जनता से जाकर के वोट मांगना है। ठीक है, तो जनता को भी ध्यान देंगे, नहीं पता चलेगा कि यहां रक्षा मंत्री रहे और वहां जाकर चुनाव हार गए। ठीक है, तो ये बवाल इनके साथ नहीं है। अध्यक्षीय प्रणाली का दोष क्या है? तो विधायिका और कार्यपालिका में गतिरोध होता है। अगर अपोजिट सरकार बन गई, डेमोक्रेट्स का राष्ट्रपति और रिपब्लिकन का बहुमत, तो गतिरोध। राष्ट्रपति को कार्यकाल की सुनिश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ टेन्यूर, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की उसकी शक्ति के कारण निरंकुशता का भय रहता है, और यही फियर ऑफ ऑटोक्रेसी का ही डर था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ना ना, हम जो है थोड़ा समझौता कर लेंगे, लेकिन देश नया नया आजाद हुआ है 200 साल के ब्रिटिश निरंकुशता से, तो अब हम निरंकुशता वाला कोई प्रावधान नहीं रखेंगे संविधान में। ठीक है, तो बेजहाट ने क्या कहा? बेजहाट ने बहुत अच्छे से इस प्रणाली को समझाता है, कहता है आप पहले से ही अपने शासन को स्थिर कर लेते हैं, और चाहे वह अनुकूल हो या ना हो, चाहे वह ठीक प्रकार से काम करे या ना करे, चाहे आप उसे चाहें या ना चाहें, कानून के अनुसार आपको उसे कायम रखना होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति आ गया तो 4 साल बैठेगा भैया। हालांकि महाभियोग का प्रावधान है, लेकिन अभी तक कोई अमेरिका का राष्ट्रपति महाभियोग से नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो यहां उत्तरदायित्व का अभाव है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, और संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है क्या क्या विशेषता है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है,
राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, ऊपर वर्णित सभी निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, निश्चित रूप से यह भी है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। 30 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अब देखिए यहीं पे एक लेसन आपको देना चाहूंगा कि ये नहीं कर सकता इतना ही था, तो थोड़ा सा इस तरह के नहीं वाला सेंटेंस छुप करके आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 2 सेकंड के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली डेवलप हुई। डी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए तो भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या? लोकतंत्र का मतलब कि शासन के हर स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और उन चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता चुनेगी और जब वो ठीक काम नहीं करेंगे तो उनको चुनाव में हरा भी देगी। यही है ना? तो 32 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको? अब यह बड़ा अनोखा प्रश्न है। ठीक है, आईएएस प्री 2017 में पूछा गया। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को ये लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वो क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को यह कहा जाता है कि लोकतंत्र में चूंकि सबको वोटिंग करनी होती है, सबको मताधिकार का अधिकार है, तो सारे लोग आपस में जो है देश की स्थिति, चाहे राज्य का चुनाव होता है तो राज्य का चुनाव हो रहा है तो वहां उसकी स्थिति, इन सब आधारों पर जो है आपस में चर्चा करते हैं। तो उनका क्या है कि बुद्धि और चरित्र का जो है विकास होता है। ठीक है, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है, माने वो इन सब चीजों को समझते हैं क्योंकि उनको वोट देना होता है ना? हालांकि ये जमीन पर तो उतना सही आपको सुन के लगा नहीं होगा, है भी नहीं। चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो गणतंत्र का सीधा सा अर्थ यह होता है कि जो राष्ट्र का प्रधान है, जो राज्य का प्रधान है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। वो किसी विशेष वंश परंपरा से नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में एक विशेष वंश परंपरा से जन्मा हुआ व्यक्ति ही ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट होगा और कोई नहीं हो सकता। भारत में क्या है कि भारत में कोई भी भारत का नागरिक भारत का राष्ट्रपति यानी हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। बस ये है कि उसे जनता जो है निर्वाचित करती है, जनता के प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव है तो वो बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी बनी हुई है, ठीक, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, जापान में ऐसा नहीं है। तो गणतंत्र का मतलब ही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, चलिए, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है तो निश्चित रूप से राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है तो यह बात अंतर्निहित है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। तो 35 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो अब फेडरेशन से जुड़े हुए प्रश्न आने लगे। ठीक है, चलिए, तो पूछा जा रहा है कि किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। कैसे हम जानेंगे कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यह पूछा जा रहा है। आईएएस का यह भी प्रश्न है 1994 का। तो संविधान लिखित और अनम्य है? नहीं, इससे नहीं पता चलेगा। न्यायपालिका स्वतंत्र है? तो
न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघीय देशों में अनिवार्य शर्त है, तो ये तो है भी। और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, नहीं, अमेरिका में तो ये राज्यों के पास है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, इनमें सबसे प्रमुख है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक वितरण होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है डी हमारा उत्तर है। आइए एक बार जो है हम इससे जुड़े हुए विषय को भी समझ लें। तो इसमें हमने 3 व्यवस्थाओं को लिखा है, परिसंघात्मक प्रणाली, ठीक है, संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। तो हम समझेंगे संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली, इसी से प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाएगा। परिसंघात्मक प्रणाली का कोई जो है अभी वर्तमान में अस्तित्व तो नहीं दिखता है। कुछ लोग मोटे तौर पे ये कहते हैं कि ईयू को हम मान सकते हैं, यूरोपियन यूनियन को हम मान सकते हैं, ठीक है। और एक उदाहरण में भूतपूर्व सोवियत संघ को भी जो है ये कहा जाता है कि वो भी जो है कन्फेडरेशन था, ठीक है। इसका पता तब चला जब उससे टूट करके कई देश बने, ठीक है, ध्यान दीजिए। शुरुआत में नहीं पता था, जब टूट गए कई देश, अलग अलग स्वतंत्र देश बन गए ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे देश, तो पता चला कि ये कन्फेडरेशन था टूटने के बाद, ठीक है। चलिए, तो संघात्मक प्रणाली क्या है और यूनिटरी सिस्टम एकात्मक प्रणाली क्या है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहां यह कहा जाता है कि विभिन्न स्वतंत्र राज्य आपस में मिले और उन्होंने एक समझौता किया और एक जो है संघ की रचना की, ठीक है, और उस संघ को कुछ विशेष अधिकार अर्पित कर दिए कि भाई तुम रक्षा देखोगे, विदेशी मामले देखोगे, मुद्रा भी तुम ही देखोगे, इस तरह से, ठीक है। निर्माण इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता। यह हम संयुक्त राज्य अमेरिका और यहां ब्रिटेन और फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। पहले तो यह कहा जाता है कि भाई जो निर्माण इकाइयां हैं, जो राज्य मिल करके बनाएंगे, जैसे 50 स्टेट से मिल करके अमेरिका बना है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वो निकल भी सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं पूरा गृह युद्ध हुआ है, नहीं निकल पाए, ठीक है। तो अब अमेरिका के राज्य तो अमेरिका से निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो निर्माण इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता। तो इसे क्या कहा गया? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। तो राज्य तो अविनाशी है, साथ ही जो है ये संघ भी अविनाशी है। यहां क्या कहा जा रहा था? यहां कहा जा रहा था कि अविनाशी राज्य, मतलब अविनाशी राज्य हैं, राज्य तो नहीं खत्म होंगे लेकिन ये संगठन खत्म हो जाएगा, विनाशी संगठन। तो सही में यूएसएसआर से टूट करके सब अलग हो गए, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? एकात्मक प्रणाली को। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है ये, ठीक है। मतलब राज्य का विनाश हो जाएगा लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा, संगठन का विनाश नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है इसमें? तो केंद्र और राज्य की स्थिति समान होती है, अर्थात केंद्र और प्रांत में कोई किसी के अधीन नहीं होता है। सबको अपनी अपनी शक्ति बताई गई है कि भाई ये केंद्र की शक्ति है, ये जो है राज्यों की शक्ति है, इस विषय पर आप कानून बनाएंगे, इस विषय पर आप शासन करेंगे। यहां क्या है एकात्मक प्रणाली की? शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है, प्रांतों की अधिकारिता केंद्र की इच्छा पर निर्भर होती है। ये जितने छोटे देश है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वहां पर एकात्मक प्रणाली है, ठीक है। सारी शक्ति केंद्र के पास ही है। राज्यों का गठन किया गया है तो वो राज्य उसी तरीके से हैं जैसे हमारे यहां जो है बड़े बड़े नगर निगम, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? नहीं कठोर है, नहीं लचीला है। तो सबसे अच्छा है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान साधारण बहुमत से, बहुत सारे प्रावधान विशेष बहुमत से और बहुत सारे प्रावधान विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पारित होते हैं, ठीक है। तो अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। अगला, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में अंतर पूछा जा रहा है। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थिका, वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका। तो यही न्यायिक समीक्षा तो है। मैंने कहा ना कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, सर्वोच्च है। वो एक स्त्री को पुरुष, पुरुष को
स्त्री बनाने के अलावा सब काम कर सकती है। तो बी हमारा उत्तर है, न्यायिक समीक्षा वहां नहीं है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बड़ा पुराना प्रश्न है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, निश्चित रूप से। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ठीक है। तो भारत में पहले तो फेडरेशन शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया है, ठीक है। संघ के लिए फेडरेशन शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया, यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। और कहा गया कि चूंकि भारत में इतनी विविधताएं हैं, भारत इतना बड़ा देश है, इसलिए इसको संघीय प्रणाली पर ही हम चलाएंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसे जो है संघ के एक तंग गलियारे में नहीं रख रहे हैं। इसके बहुत सारे लक्षण एकात्मक भी होंगे और बहुत सारे लक्षण इसके जो है संघीय भी होंगे। तो ऐसे में हम जब देखते हैं तो हमें भारत के संविधान में बहुत सारे लक्षण ऐसे दिखते हैं जो एकात्मक प्रणाली के हैं, यूनिटरी सिस्टम के हैं, और बहुत सारे हमको ऐसे दिखते हैं जो कि एकदम क्लासिकल संघ की बात करते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, निश्चित रूप से। तो बी हमारा उत्तर होगा। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आइए अब देख लें। तो देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था को अर्धसंघीय, अंशतः संघीय, अंशतः एकात्मक, मूल भावना में संघीय, मूल भावना में एकात्मक, लेकिन प्रयोग में संघीय, इस तरह बहुत सारे, चाहे केंद्राभिमुख संविधान, केंद्र की तरफ जो झुका हुआ, ठीक है, सब कहा गया है। तो यहां कहा गया है एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ एक संघीय व्यवस्था। तो पूर्वाग्रह उसका एकात्मक है लेकिन है संघीय व्यवस्था, देख लीजिए। तो इसमें समझना है कि भारतीय संविधान में संघीय और गैर संघीय लक्षण दोनों मौजूद हैं। तो कौन कौन संघीय लक्षण है, जिन लक्षणों को देख के हम कहेंगे कि अरे भारत तो संघ है, और किन लक्षणों को देख करके हम कहेंगे कि भारत तो संघ नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, तो संघीय लक्षण क्या क्या है पहले उसको देख लीजिए। ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, आगे प्रश्न आप देखिएगा। तो यहां दो सरकारें हैं, कौन कौन, एक राज्य की और एक केंद्र की। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान बहुत जरूरी होता है संघीय देशों में, क्योंकि प्रांत और केंद्र के बीच क्या संबंध रहेगा, कौन कौन से विषय शेयर होंगे, वो संविधान में लिखा होगा तभी ठीक है। नहीं लिखा होगा तो केंद्र जो है राज्यों के साथ गलत व्यवहार कर सकता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, तो यह कहा जाता है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है। क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि संविधान में ही तो लिखा है कि राज्य के क्या अधिकार होंगे, केंद्र के अधिकार क्या होंगे। तो जब संविधान सर्वोच्च ही नहीं रहेगा तो उस लिखने का मतलब क्या है? तो जब ये हो गया तो इसके बाद क्या होना चाहिए? तो देखिए, सब सीक्वेंस से समझिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका अगर केंद्र के अधीन होगी तब भी राज्यों के साथ अन्याय हो जाएगा, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका होगी? क्योंकि संविधान का निर्वचन करने की जो अथॉरिटी है वो न्यायपालिका को है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी ठीक प्रकार से पढ़ेगी और केंद्र सरकार को कहेगी कि नहीं नहीं, आप इस राज्य का हक मत दबाइए। और अगर वो केंद्र के अधीन हो गई तो फिर वो कहां से कहेगी, ठीक है। उसके अलावा द्विसदनी विधायिका होगी। द्विसदनी विधायिका क्यों होगी? तो भारत में जो लोकसभा है वो भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है केंद्र में, लेकिन जो राज्यसभा है वो केंद्र में राज्यों की प्रतिनिधि संकाय है, इसीलिए उसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में करती है और लोकसभा भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमेशा द्विसदनी विधायिका होनी चाहिए संघीय देशों में, ठीक है। एक राज्यों की प्रतिनिधि और जो है एक तो जनरल लोकसभा है ही, ठीक है। अब इतना तो हमने संघीय देख लिया, इससे ज्यादा गैर संघीय देखिए। तो एक सशक्त केंद्र है, बड़ा मजबूत केंद्र है भारत में। एक संविधान है, जबकि संघीय देशों में दो संविधान होता है। अमेरिका में दो संविधान है, एक तो केंद्र का संविधान है, फिर राज्यों का अलग अलग संविधान है। एकल नागरिकता, संघ में एकल नागरिकता कभी नहीं होती है। अमेरिका में दो नागरिकता होती है, एक अमेरिका की नागरिकता, एक जो है अमेरिका के विभिन्न 50 प्रांतों की अलग अलग नागरिकता। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका, तो एकीकृत न्यायपालिका नहीं होगी भारत में। न्यायपालिका एकीकृत है, ये जो है ये गैर संघीय लक्षण है।
इसके अलावा राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल का पद भी गैर संघीय है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, वहां उस राज्य की जनता राज्यपाल को नहीं चुनती है, तो केंद्र द्वारा बैठाया गया व्यक्ति वो है, तो ये गैर संघीय लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशिक्षुओं का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, उनको प्रशिक्षण भी उसी के द्वारा दिया जाता है, और उन पर अंतिम अथॉरिटी किसकी होती है? तो उस पर अंतिम अथॉरिटी केंद्र की होती है। लेकिन वो सेवा कहां करते हैं? राज्यों में भी करते हैं, केंद्र में भी करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से गैर संघीय लक्षण है। इसके बाद आपातकालीन प्रावधान का किया गया कि भाई राष्ट्रपति शासन लग जाएगा राज्यों में, ठीक है। तो भारत का संविधान अर्ध संघीय ये कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा संघीय क्या लक्षण है, गैर संघीय क्या लक्षण है। चलिए अगला, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, यह स्पष्ट रूप से है। लेकिन भारत एक संघीय राज्य ही है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारत एक संघीय राज्य ही है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, सी हमारा उत्तर है, ठीक है। कुल मिला के है तो संघ ही ना भारत। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? अनिवार्य विशेषता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित, तो ये तो होना ही चाहिए। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी राज्यसभा में मेंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। मैंने अभी आपको बताया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां क्या प्रश्न है? भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित कौन सी अनिवार्य विशेषता जो है उसका स्वरूप संघीय है? तो संघीय देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्व की है। क्यों? क्योंकि संविधान की का निर्वचन कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। इसलिए ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है। संविधान के व्याख्या की अधिकारिता न्यायपालिका के पास ही है। और केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद होगा उस विवाद का निपटारा भी करना है न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए ना। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो वो क्या डिसीजन देगी? तो भारत में क्या है? भारत में मूल अधिकारिता है, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने की, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, ए हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए, ये लेटेस्ट प्रश्न था। अब देखिए वहां हमने समझा था, अब एक बार फिर से जो है कुछ विशेषताओं को समझ लीजिए कि क्या चीजें हम देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये संघात्मक प्रणाली है, और क्या चीजें देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये एकात्मक प्रणाली है, ठीक है। पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो है बताते हैं। तो देखिए पहले तो लिखित संविधान, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में लिखित संविधान होता है। क्यों लिखित संविधान होता है? क्योंकि वहीं पर तो सब लिखा जाएगा ना कि राज्यों के क्या अधिकार होंगे, केंद्र के क्या क्या अधिकार होंगे, तो वहां लिखा जाएगा। हमेशा यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन कठोर संविधान होता है, ठीक है। कठोर संविधान होता है। क्यों? क्योंकि अगर कठोर संविधान नहीं रहेगा, जैसे अमेरिका में संविधान में संशोधन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता चला कि आपने संविधान बना लिया, प्रारंभ में सब लिख दिया, बाद में संशोधन करना मुश्किल है, आसान है, तो आपने सब संशोधन कर लिया। इसीलिए भारत में भी देखिए, भारत में बहुत सारे, हालांकि भारत क्लासिकल एग्जाम्पल है ही नहीं संघीय देश का, भारत ने तो एक अलग विशेषता अपनाई है। भारत में जानबूझ करके केंद्र को मजबूत रखा गया है, क्योंकि हमें यह डर था कि भारत जो है टुकड़ों टुकड़ों में टूट सकता है, हमें केंद्र को मजबूत रखना था। लेकिन जिन जो संघ के क्लासिक एग्जाम्पल उसमें क्या है कि अगर संविधान संशोधन आप आसान कर देंगे और केवल जो है केंद्र में, जैसे अमेरिका में कांग्रेस ही केवल संशोधन कर लेगी, तो पता चलेगा कि राज्यों के अधिकार बराबर कम होता जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने राज्य सूची की कई विषय लेकर के समवर्ती सूची में डाल दिया है ना। तो ये किया, तो इसलिए कठोर संविधान भी एक जो है होता है कि कठोर संविधान हो, कि राज्यों से भी पूछा जाए कि भाई आप संविधान संशोधन कर रहे हैं तो राज्यों से भी पूछिए। तो कठोर संविधान कि मतलब राज्यों की भी सहमति होगी तब संविधान में संशोधन होगा। अमेरिका में ऐसा है, भारत में भी बहुत सारे प्रावधान है जिसमें राज्यों से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता तो होनी चाहिए, संविधान सर्वोच्च होगा तभी मामला बनेगा, ठीक है।
इसके अलावा दो संविधान होते हैं, एक केंद्र का और दूसरा प्रांत का। भारत में एक ही संविधान है। देखते चलिए, मिलाइए कि भारत में क्या है। दोहरी नागरिकता होती है, भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता है। एक ही नागरिकता तो प्रांत की और केंद्र की। यहां देखिए तो अलिखित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, दोनों हो सकता है और हमेशा लचीला होगा। तो किसी को ब्रिटेन का संविधान क्या है, हम देखिए यहां ब्रिटेन के उदाहरण से समझ रहे हैं, ये इसलिए अलिखित लिखा है। लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। संसद की सर्वोच्चता होती है, ठीक है। एकल संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है, ठीक है। यहां क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा संविधान की व्याख्या के संबंध में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यह मानना पड़ेगा, ठीक है। यहां क्या है, संसद की सर्वोच्चता है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों और दायित्वों का संवैधानिक विभाजन, तो यह संविधान में लिखा जाना चाहिए। यहां क्या है, सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, प्रांतों की शक्तियां केंद्र की इच्छा पर आधारित है कि केंद्र ने जो शक्तियां दे दी वो दे दी, ठीक है। उदाहरण में संयुक्त राज्य अमेरिका को देख लें और उदाहरण में एकात्मक प्रणाली के ब्रिटेन को देख लें। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़े हम लोग। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये सब तो एकहरी नागरिकता, हमने अभी क्या देखा, दोहरी नागरिकता, ठीक है। यहां एकहरी नागरिकता लिखा गया है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आइए, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो कुल 8 लिखे गए हैं यहां। लिखित संविधान नहीं, ये एकात्मक नहीं है। कठोर संविधान, ये भी एकात्मक नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघीय है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये क्या है, ये गैर संघीय लक्षण है, ये संघ का लक्षण नहीं है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, निश्चित रूप से शक्तियों का विकेंद्रीकरण से मतलब यहां पर है शक्तियों के विभाजन से है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लेता है, उसकी बात हो रही है, ये भी गैर संघीय है। इसके अलावा संवैधानिक संकट, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्यों पर, ठीक है। और एक सर्वोच्च न्यायालय, तो ये तो संघीय लक्षण है। तो हम क्या कहेंगे, 4, 6, 7, ठीक है। 4, 6 और 7, यह डी हमारा उत्तर है, ठीक है। 43 का उत्तर हमारा है डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से उसी तरह का प्रश्न आ गया और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? देखिए इस तरीके से जो है प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण वही हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, तो देखिए अमेरिका में क्या किया गया है, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया। समान प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है कि 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2 लोग जाएंगे। लेकिन भारत में क्या है, असमान प्रतिनिधित्व है। यानी उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा में, उसकी आवाज बुलंद है, ठीक है। बहुत सारे राज्य हैं, 4-4, 5-5, 6-6 जनसंख्या के अनुसार है। लेकिन अमेरिका में क्या है, जनसंख्या और भूभाग से कोई मतलब नहीं, आप बड़े राज्य हो छोटे राज्य हो, चूंकि हैं तो आप राज्य ही, तो इसलिए आपको जो है 2 स्थान दिया जाएगा। तो कुल 50 राज्य, 100 सीनेट की सीटें हैं। लेकिन यहां असमान प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो हम इसको भी मान सकते हैं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। फिर ऑप्शन देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 यानी 44 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ठीक है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ठीक है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, ठीक नहीं है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न कैसे हो सकती हैं? संघ प्रभुता संपन्न है। बहुत सारे मामले हैं जिसमें रक्षा है, विदेशी मामले है, इन सब में राज्य का क्या काम है? विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, गलत है। तो विधायी शक्तियां विभाजित होती हैं भारत में, वित्तीय शक्तियां विभाजित होती हैं, प्रशासनिक शक्तियां विभाजित होती हैं, लेकिन न्यायिक शक्तियां नहीं विभाजित होती हैं। भारत में न्यायपालिका
एकीकृत है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, एकीकृत है न्यायपालिका भारत में। तो ऐसे में केवल 1 और 2 सही है, तो बी हमारा उत्तर है, 3 और 4 गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी 2019 का। त्वरित निर्णय, लचीलापन निश्चित रूप से है, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं, सारे हैं, त्वरित निर्णय है, इसका फायदा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में निर्णय त्वरित हो जाता है, लचीलापन है, कानून की एकरूपता रहती है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होता, ये छोटे देशों के लिए आदर्श होता है। ठीक है, तो ये सी हमारा उत्तर है। आइए यहां पर देख लें अब इसको भी। तो संघात्मक प्रणाली के लाभ और हानि क्या क्या है उसको देख लें, फिर इसी तरह से सारा देख लेंगे। तो विविधतापूर्ण देश हेतु सबसे उपयुक्त क्योंकि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों का लाभ एक साथ प्राप्त होता है। तो अगर विविधतापूर्ण देश है, जो कि भारत है, दक्षिण पूरा अलग है उत्तर से, पंजाब पूरा अलग है बंगाल से, कर्नाटक पूरा अलग है केरल से। ठीक है, तो वहां पर क्षेत्रीय विविधता को भी हम रख रहे हैं और जो है फिर देश को भी एक रख रहे हैं, तो ये भारत में तो है ही। हानि क्या है? दोहरी शासन व्यवस्था है तो अधिक खर्चीला है, केंद्र में भी फिर राज्यों में भी प्रशासन का ढांचा जटिल है, अक्सर केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। अब एकात्मक प्रणाली का लाभ और हानि क्या है? आकार में छोटे, देखिए लिखा है, कम जनसंख्या वाले देशों जिनमें बहुत अधिक विविधता नहीं पाई जाती है के लिए उपयुक्त है ये व्यवस्था। ठीक है, कम खर्चीली, कम जटिल व्यवस्था, संपूर्ण देश में एक प्रकार का शासन रहता है, एक संविधान रहता है, एकल नागरिकता रहती है, संपूर्ण देश के लिए एक प्रकार की नीति के कारण राष्ट्रीय एकता और अखंडता कायम रहती है तथा देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होता है। हानि क्या है? सब लाभ तो होगा नहीं, हानि भी होगी। सरकार और स्थानीय नागरिकों के मध्य बहुत अधिक दूरी हो जाती है क्योंकि छोटे छोटे निर्णय भी केंद्र के स्तर पर लिए जाते हैं, जिसके कारण कई बार स्थानीय स्तर की समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पाता। व्यक्ति और शासन के बीच अत्यधिक दूरी के कारण अधिकारी तंत्र की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन कारण का प्रश्न आ गया। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो 47 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए क्या कहता है? राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है ना। सारा जो चर्चा है, जो शासन की प्रक्रिया चल रही है, वो किसके माध्यम से चल रही है? निश्चित रूप से जो है राजनीतिक दलों के माध्यम से ही पूरा लोकतंत्र चल रहा है। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। निश्चित रूप से लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं क्योंकि राजनीतिक दल ही तो सरकार बनाते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हीं को कोसेंगे, और किसको कोसेंगे? तो ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। यही हमारा उत्तर होगा 48 का ए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित करने वाले ये दोनों लोग थे, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो 49 का हमारा उत्तर है सी और डी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, तो संघात्मक संरचना की बात हो रही है तो भाई प्रांत बना दीजिए। उन प्रांतों में विभिन्न जो विविधताएं हैं वो भी अपने अनुकूलन को प्राप्त करेंगी। ठीक है, और विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। निश्चित रूप से यही था। अब जो है एक पंजाब हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया,
ठीक है। इस तरह से जो विभिन्न विविधताएं हैं उन्हें अपना एक प्रशासनिक केंद्र भी मिल रहा है और उसके अलावा जो है एक राष्ट्र के घटक के रूप में भी वो है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट, विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो बिल्कुल इतना विविधता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि भारत की जो आइडेंटिटी है ये बहुत बड़ी बन गई है। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो कई लोगों ने कहा कि भारत टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन आज भारत की जो आइडेंटिटी है, भारत की जो राष्ट्रीय एकता है वो बहुत मजबूत है। तो ऐसे में हम कहेंगे ए और आर दोनों अपने आप में सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन है और दूसरे को कारण। यूपीपीसीएस प्री 2020 का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा कि इस प्रश्न के मर्म को पर्सनली मैं तो नहीं समझ पाया। प्रश्न तो पूछ लिया गया प्रीवियस ईयर में, तो किताबों में इसका उत्तर लिखा ही जाएगा, लेकिन इसके मर्म को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए इसके उत्तर को देख करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो निश्चित रूप से महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र में उनके व्यक्तिगत अधिकारों के, लोकतंत्र में उनके गरिमा के, लोकतंत्र में उनके सम्मान को जो है सुरक्षा मिली है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो निश्चित रूप से तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। तो 52 का उत्तर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के बृहद होने के क्या कारण है? भारत का संविधान क्यों बृहद हो गया ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अनेक संविधानों को अनुभव समाविष्ट है, तो 60 संविधानों का अध्ययन ही किया गया था। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, तो बिल्कुल है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, तो निश्चित रूप से भारत बड़ा देश है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो यहां संघ का भी प्रावधान है, राज्य सरकारों का भी प्रावधान है, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो ये सी का तो मामला बहुत नहीं समझ में आता है कि एक बड़ा देश तो अमेरिका है भारत से ना, भौगोलिक रूप से मान लीजिए जनसंख्या में तो हम लोग बड़े हैं ही, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें सब के सब, कोई ऑप्शन तो है नहीं वैसा, तो सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक कथन सत्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, निश्चित रूप से। भारत में सरकार की संघीय एकात्मक नहीं। फ्रांस में सरकार की संघीय नहीं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यही सत्य है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? आईएएस प्री 2017 का प्रश्न। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, निश्चित रूप से है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, निश्चित रूप से। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, नहीं। स्पष्ट रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये किसी सहमति का नहीं, हमने प्रांत तो भारत में इसलिए बनाए हैं कि प्रशासनिक सुविधा हो, और कोई ये सहमति वाला एंगल यहां नहीं है। अमेरिका में ये कहा गया था, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर है। फिर से नीचे दो कथन दिए गए हैं। यूपीपीसीएस प्री 2020, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, यह भी सही है। तो हम क्या कहेंगे, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 56 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अब बहुत सारे नाम इसके लिए प्रयोग होते हैं। अर्ध संघ है, तो केंद्राभिमुख है, ठीक है, बहुत सारे। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। हम कहेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, अर्ध संघात्मक है, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है संघीय, ठीक है।
प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ठीक है ना, इसीलिए तुरंत ऑप्शन जो है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, यही डी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये नहीं उत्तर होगा, हमने क्या देखा, ये नहीं देखा और इसको लगा दिया, ठीक है। तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ठीक है, यानी एकात्मक और संघीय दोनों है। अगला, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जी ऑस्टिन ने, ठीक है। तो 59 का हमारा उत्तर है ए, जी ऑस्टिन। अगला, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस। तो भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये केसी वेयर ने कहा, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर है 60 का। अगला, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित निम्न में से किसका है कथन? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह भी कहा केसी वेयर ने, ठीक है। तो 61 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान को संघवाद के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एक एकीकृत और संघात्मक दोनों ही संविधान है, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? ठीक है। अब ये झारखंड पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 3-4 प्रश्न आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो है लोक प्रशासन से प्रश्न जो है झारखंड में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया हर्बर्ट साइमन ने, ठीक है। तो यही हमारा जो है ए उत्तर है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आईएएस 2018 में पूछा गया। यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यह भी सही है। विधियां अधिक होंगी तो स्वाधीनता कम होगी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध है यही है कि यदि कानून नहीं है तो आपकी स्वाधीनता भी नहीं है। जॉन लॉक ने कहा कि स्वाधीनता के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है और जहां कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो जंगल राज हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ये बी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? अब देखिए ये भी झारखंड पीसीएस मेंस का ही प्रश्न है। विकास प्रशासन की अवधारणा से जुड़ा हुआ कौन है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ठीक है। इस तरह के प्रश्न यूपी में नहीं पूछे जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एम्बली, सर जोसिया स्टाम्प, हेनरी फ्योल। तो 66 का उत्तर हमारा है डी, हेनरी फ्योल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन दिया गया है। अब देखिए ये झारखंड पीसीएस मेंस, ये भी उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया, ठीक है। एल.डी. वाइट, अलेक्जेंडर पोप, डब्ल्यू.बी. डानहम ने ये कहा, ठीक है। सी कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो पूछा जा रहा है कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो, तो यही सही नहीं है। 68 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, ठीक है। और सब एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो,
एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि के शासन, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, नहीं सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो शक्तियों का परिसीमन, जो भी शक्तियां हैं उसका संविधान में उल्लेख किया गया है, उन्हीं शक्तियों के तहत ही राज्य सरकार काम करे। स्टेट बहुत बड़ी मशीनरी है, वो नागरिकों के साथ अगर निरंकुश हुई तो बहुत अन्याय कर सकती है। तो संविधान में जो प्रावधान लिखे गए हैं उसके तहत शासन हो, विधि के समक्ष समता हो। ठीक है, तो सब लोगों को बराबर माना जाए, सरकार के और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार हो। ठीक है, तो नागरिक अधिकार मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं और स्वतंत्रता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहाँ में दिख रहा है? सी में दिख रहा है, तो 69 का हमारा उत्तर है सी। अब आइए यहां थोड़ा सा देख लें विधि के शासन की। तो ब्रिटिश विधि शास्त्री एवी डायसी के अनुसार विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। तो क्या है? डायसी के अनुसार विधि के शासन से तात्पर्य है, पहला, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवा दंडित नहीं किया जा सकता। तो किसी व्यक्ति को आप दंडित तभी करेंगे वो अगर किसी विधि का वो उल्लंघन किया है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी क्यों न हो कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो सब कानून के सामने समान है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, 2 कथन है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, वो संवैधानिक सरकार नहीं है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो संवैधानिक सरकार है। मौलिक अधिकारों में बहुत सारे प्रावधान राज्य के विरुद्ध ही तो मिले हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? 2, तो बी हमारा उत्तर है। ठीक है, केवल 2, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं, केवल 2। अगला, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, परिभाषा से आईएसपी 2020 का, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि सरकार का सीमित रूप, शासन के तीनों अंग, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उनसे संबंधित प्रावधान का जो है संविधान में उल्लेख किया गया हो और सबकी जो है सीमा तय हो कि भाई इस सीमा से अधिक आप जो है नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे सीमित सरकार, डी। अगला, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ये फिर देखिए आईएसपी 2021 का प्रश्न है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो। तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो वही तो संवैधानिक सरकार हुई। ठीक है, तो 72 का उत्तर है डी। अगला, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वतंत्रता की, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, तो निश्चित रूप से। नियंत्रण का अभाव, तो नियंत्रण का अभाव तो थोड़ा नियंत्रण होना ही चाहिए। आपको एकदम अनियंत्रण का अभाव हो जाएगा तो आप दूसरे को नियंत्रित करने लगेंगे। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का, इस पर भी लिमिटेशन है। आप इच्छा अनुसार कुछ भी करेंगे तो किसी के अधिकार को आप छीन लेंगे। ठीक है, सब है अलग अलग, लेकिन स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का, तो एक ऐसा वातावरण, ठीक है, एक ऐसा वातावरण हमें मिले स्वतंत्रता का कि जिसमें फिर जो है हम खुद को पूर्णतः जो है विकसित करने का हमें अवसर मिले। मतलब स्वतंत्रता को हम फॉर ग्रांटेड ही ले लें। ठीक है, इस तरह की बात किया जा रहा है। तो 73 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, समाज में समानता क्या होगा? विशेषाधिकारों का अभाव होगा, अवरोधों का अभाव होगा, प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा, विचारधारा का अभाव होगा। निश्चित रूप से विशेषाधिकारों का अभाव होगा। तो भारत में न तो कोई व्यक्ति प्रथम दर्जे का नागरिक होगा, न ही कोई व्यक्ति द्वितीय दर्जे का नागरिक होगा, न ही कोई प्रथम से ऊपर और न ही कोई प्रथम के नीचे होगा। ठीक है, तो ये विशेषाधिकारों का यहां अभाव होगा। तो 74 का हमारा उत्तर होगा ए। चलिए अब अगला,
भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? यूपीपीसीएस प्री 2017। भारत एवं अमेरिका, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? नहीं, अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास है, अमेरिका में राज्यों के पास है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, समान पूछा जा रहा है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका में राज्यों के पास है, तो ये दोनों अलग। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य मतलब 12 मनोनीत सदस्य भारत में होते हैं, वहां तो निर्वाचित होते हैं सब अमेरिका में। तो यही एक समानता है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। पॉकेट वीटो मतलब राष्ट्रपति अगर किसी बिल पर कुछ नहीं करना चाहता है तो उसको लेकर के अपने पॉकेट में रख लेगा और उसको देखेगा नहीं तो लंबित कर देगा विधेयक को, ठीक है। तो यही केवल तीन ही राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये भारत में भी है, ये अमेरिका में भी है, ठीक है। अगला, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? अब ये देखिए, झारखंड पीसीएस से ही ये प्रश्न है। तो नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ये हमारा उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं और उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी है, 77 का हमारा उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था में केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? अब कहने का प्रश्न का मूल यह है कि जब भारत आजाद हुआ तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और मैक्सिमम राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार। तो 1967-68 के बाद यह स्थिति बदलने लगी। धीरे धीरे जो है 1970 के दशक में बहुत सारी गैर कांग्रेसी सरकार राज्यों में आ गई, तो उसी को कहा जा रहा है कि व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, तो क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनने लगी। तो इसमें से हम क्या कहेंगे? 1970 का दशक ही, तो 78 का उत्तर हम कहेंगे बी, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी या शासन प्रणाली से जुड़े हुए कुल 78 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।